गरीब और अमीर के बेटे में अंतर। जौनपुर शहर में सुनीता अपने पति चंदन और बेटे मनीष के साथ रहती थी। चंदन चाय की दुकान पर काम करता था और सुनीता लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए दोनों काम करते, जिस वजह से मनीष को घर में ही अकेले ही रहना पड़ता था। एक दिन मनीष को तेज बुखार हो जाता है। सुनीता जैसे ही काम पर जाने से पहले मनीष को गले लगाने जाती है तो वो देखती है कि मनीष का पूरा शरीर गर्म है। सुनीता मनीष के सिर पर हाथ लगाती है तो उसका सर बहुत तेज गर्म होता है। ये देखकर सुनीता कहती है, बहुत तेज बुखार है मेरे लाडले को, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? आज तो मालकिन के घर मेहमान आने वाले हैं, अगर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा होंगी। फिर भी एक बार फोन करके छुट्टी मांग कर देखती हूँ। सुनीता मालकिन ज्योति के पास फोन करती है और कहती है, हेलो मालकिन, मैं सुनीता बोल रही हूँ। मेरे बेटे की आज तबीयत बहुत खराब है, तो क्या आज मैं छुट्टी ले सकती हूँ? देखो सुनीता, अगर तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी चाहिए तो साफ साफ कह दो। ऐसे ही रोज रोज छुट्टी लेने के लिए नए नए बहाने मत बनाओ। अगर काम पर आना है तो आओ, नहीं तो अपना हिसाब ले जाओ। तुम जैसी काम वाली और भी बहुत मिल जाएगी। नहीं नहीं मालकिन, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे काम पर से मत निकालो। सुनीता मनीष को दवाई देकर बुखार में तपता छोड़कर काम पर चली जाती है। काम पर पहुँचने के बाद ज्योति सुनीता से कहती है, सुनीता, क्या सच में तेरे बेटे की तबीयत खराब है या तो छुट्टी का बहाना बना रही थी? मालकिन, कौन सी माँ छुट्टी के लिए बच्ची की तबीयत का बहाना बनाएगी? मालकिन, सच में मेरे बेटे की तबीयत खराब है। मालकिन, आप आज मेरी जल्दी छुट्टी कर देना। नहीं नहीं, आज मैं तेरी छुट्टी जल्दी नहीं कर सकती। आज घर पर मेहमान आने वाले हैं। ऊपर से आज मेरे बेटे राघव की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मुझे उसका ध्यान रखना है। मेरी भी मजबूरी समझिए मालकिन, मैं आ तो गई हूँ, पर मेरा मन और मेरा ध्यान मेरे बेटे की ओर ही है। बस अब रो मत, जाकर काम कर, पूरा घर फैला हुआ है। बेचारी सुनीता आंखों में आंसू लिए घर के कामों में लग जाती है और दूसरी तरफ मालकिन ज्योति पलंग पर अपने बेटे राघव को गोद में लेटाकर टीवी देख रही होती है। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। मनीष और मालकिन का बेटा राघव बड़े हो जाते हैं। जब भी सुनीता लोगों के घरों में काम करने जाती तो मनीष को बहुत बुरा लगता था। इसलिए मनीष अपने पढ़ाई के साथ साथ एक मॉल के शोरूम में सेल्स बॉय का नौकरी करता था। एक दिन राघव अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने आता है और वो मनीष को पहचान लेता है। राघव मनीष से कहता है, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, याद आया, तुम तो हमारी नौकरानी सुनीता के बेटे हो ना। वैसे तेरी माँ बहुत मेहनती है, अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करती है। अच्छा, तो यहाँ पर कपड़े बेचने का काम करता है। चलो बढ़िया है, वैसे भी एक काम वाली के बच्चे इसे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। इतना कहकर राघव मनीष पर हंसने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मनीष दिन भर नौकरी करता था और रात को जागकर पढ़ाई करता था और उधर राघव सारा दिन मस्ती करता और रात को पार्टियां करता। एक दिन ज्योति राघव से कहती है, राघव, ये सब क्या है? तुम दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते रहते हो और रात को पार्टी करते हो। तुम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? मम्मी प्लीज, आप फिर से अपना भाषण देना शुरू मत करिए। हम अमीर लोग हैं, हमारे अपने शौक होते हैं। अगर हम अभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पढ़ाई और कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। यही तो टाइम है हमें अपनी जिंदगी जीने का। और वैसे भी मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं तो अपना बिजनेस करूँगा और इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। अरे, इस सुनीता के बेटे को देख, दिन रात पढ़ाई भी करता है और साथ में नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भी पालता है और अपने माता पिता का भी कितना ख्याल रखता है। मम्मी, मैं किसी काम वाली का बेटा नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। राघव लड़ झगड़कर अपनी माँ से पैसे ले जाता है और उन पैसों से दिन रात पार्टी करता है। उधर मनीष कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करता है। मनीष कपड़ों का शोरूम लोन लेकर खोल लेता है और अपनी कड़ी मेहनत से लोन 2 साल के अंदर चुका देता है। लोन चुकाने के बाद मनीष एक बड़ा बंगला और एक बड़ी कार खरीद लेता है और घर में काम करने के लिए नौकर रख लेता है। अब सुनीता और चंदन बस आराम ही करते। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने बिजनेस में खूब पैसे लगाता है।
लेकिन काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और दिन रात बस पार्टी और दोस्तों के साथ मस्ती ही करता रहता था, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी कंपनी घाटे में चली जाती है और कंपनी को बचाने के लिए राघव अपनी माँ से और पैसे मांगता है। माँ, मुझे और पैसों की जरूरत है। राघव, मैं तुझे पहले ही 50 लाख रुपए दे चुकी हूँ। जानता हूँ कंपनी लॉस में जा रही है, उसे पटरी पर लाने के लिए उसमें और पैसा लगाना होगा। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ, मैं इस घर के बेस पर बैंक से लोन ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ले ले लोन। ज्योति राघव की बातों में आ जाती है और घर के बेस पर लोन ले लेती है। बैंक से मिले पैसे ज्योति राघव को दे देती है। कुछ दिन बाद ज्योति को पता चलता है कि राघव सारे पैसे सट्टे और पार्टियों में लगा रहा है। राघव सट्टे में सारा पैसा हार जाता है। एक दिन सुनीता अपने बेटे मनीष के साथ कार में ज्योति के घर आती है। तभी ज्योति और राघव आपस में बात कर रहे होते हैं। ज्योति राघव से कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर का लोन कैसे चुकाऊंगी। राघव, तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। सुनीता और मनीष उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। सुनीता ज्योति से कहती है, मालकिन, ये लीजिए मिठाई। मेरे बेटे की मेहनत की वजह से इसने तो मेरे दिन ही बदल दिए। मेरे बेटे ने कपड़े का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया है। तभी मनीष राघव से कहता है, राघव, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। सुबह मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना। मैं तुम्हें कोई नौकरी जरूर दे दूंगा जिससे तुम अपना घर बचा सको। थैंक यू मनीष। बेटा, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमारी मुश्किल घड़ी में सहायता की है। इसके बाद सुनीता अपने बेटे मनीष के साथ कार में बैठकर चली जाती है और ज्योति और राघव अपने किए पर बहुत पछताते हैं। अगले दिन राघव मनीष के पास जाता है। मनीष राघव को अपने शोरूम में मैनेजर की पोस्ट पर रख लेता है। अब राघव अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लग जाता है और इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, निधि अपनी दादी के साथ रहा करती थी। निधि के माता पिता मजदूरी किया करते थे, परंतु एक दिन जब वो मजदूरी कर रहे थे तभी उनके ऊपर बिजली की एक तार गिर गई, जिस वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से निधि अपनी दादी के यहाँ रहने लगी। जब निधि छोटी थी तब तो उसकी दादी किसी तरह इधर उधर छोटा मोटा काम करके उसका लालन पालन कर लेती थी, परंतु समय बीतने के साथ निधि की दादी बूढ़ी और कमजोर होने लगी, जिस वजह से उसकी काम करने की क्षमता भी कम होने लगी। इसलिए छोटी उम्र में ही निधि ने अपनी और अपनी दादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और पैसे कमाने लगी। परंतु वो पढ़ना लिखना चाहती थी, इसलिए उसने स्कूल नहीं छोड़ा और वो पैसे कमाने के लिए मंदिर के बाहर गेंदे के फूल और उसकी माला बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उसी पैसों से वो अपना और अपनी दादी का खर्चा चलाती थी। समय इसी तरह बीत रहा था। आ गई मेरी बच्ची तू, आज तुझे आने में देर कैसे हो गई? पता नहीं दादी, आजकल लोग लगता है देरी से उठते हैं। सर्दी का समय है शायद इसीलिए, और इसीलिए देरी से ही पूजा करने के लिए आते हैं। इसी वजह से मुझे ज्यादा देर रुकना पड़ता है। देखो, आज तो मुझे स्कूल के लिए भी लेट हो गया। मुझे जल्दी से निकलना होगा। पर बेटा, खाना तो खा ले। अगर खाना खाने लग गई तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। आप चिंता मत करो, मैं खाना लेकर जा रही हूँ। स्कूल में खा लूंगी। और हाँ, आपकी दवाई मैंने मचान पर रख दी है, याद से खा लेना। और विमला काकी पिछले महीने के फूल के पैसे लेने आएंगी। मैंने पैसे आपकी खाट के चादर के नीचे रख दिए हैं, उन्हें पैसे दे देना। ठीक है बेटा, मैं दे दूंगी। जा तो जल्दी स्कूल जा, तुझे देर हो जाएगी। इसके बाद निधि स्कूल चली जाती है। फिर शाम को स्कूल से आकर वो अपनी दादी से कहती है, दादी, मैं विमला काकी के यहाँ जा रही हूँ। उन्होंने ताजे ताजे फूल निकाल कर रखे हैं, मैं उन्हें ले आती हूँ। फिर रात को बैठकर उनकी माला भी तो बनानी है। हाँ बेटा, जल्दी चली जा, शाम हो रही है। अगर रात हो गई तो फिर विमला तुझे फूल तोड़कर देगी भी नहीं, और फिर तुझे सुबह सुबह 4 बजे उठकर जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी चली जा। इसके बाद निधि फूल लेने चली जाती है और फूल लेकर घर आ जाती है। फिर रात भर माला बनाकर सुबह फिर से बेचने चली जाती है। समय इसी तरह गुजर रहा होता है, परंतु फिर एक दिन निधि देखती है
कि उसके फूलों के ठेले के साथ में ही किसी औरत ने बिल्कुल वैसा ही फूलों का ठेला लगा लिया है और वो निधि से आधे दामों में गेंदे के फूल और उनकी माला बेच रही है। ये देखकर निधि हैरान रह जाती है। ये औरत मेरी जगह पर क्या कर रही है? यहाँ तो केवल मैं ही फूल बेचती हूँ और ये सब जानते हैं, और ये मेरे से आधे दामों में गेंदे के फूल कैसे बेच सकती है? निधि ज्यादा सोचती नहीं है और उस औरत के पास जाकर कहती है, तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और तुम इतने सस्ते दामों में गेंदे के फूल और उसकी माला कैसे बेच रही हो? अच्छा, तो तुम ही हो वो जो यहाँ पर रोज फूल बेचती है। अच्छी बात है, अगर तुम्हें जानना है तो सुनो, मैं शहर से आई हूँ और मेरे पास गेंदे के फूल है। जल्दी और कम दाम में उगाने वाली उर्वरक और बीज है, इसलिए मेरे फूल इतने सस्ते हैं। और अब देख लेना, धीरे धीरे लोग तुम्हारे ठेले को छोड़कर मेरे ठेले से ही फूल और माला खरीदेंगे। परंतु तुम्हारी सोच बहुत गलत है। लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और वो मुझसे कई सालों से गेंदे के फूल और मालाएं खरीदने आ रहे हैं। वो लोग मुझे धोखा नहीं देंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। परंतु निधि के इस विश्वास को टूटते ज्यादा देर नहीं लगती। सस्ते दाम में फूल देखकर लोग खुश हो जाते हैं और निधि की जगह उस औरत से गेंदे फूल और फूल मालाएं खरीदने लग जाते हैं। पहले तो इक्का दुक्का करके लोग कम होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस औरत के पास जाने लगते हैं और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि निधि के गेंदे के फूल और उसकी मालाएं बिकना बिल्कुल बंद हो जाती है। ये सब देखकर निधि काफी परेशान हो जाती है। क्या बात है निधि, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना बेटा? कुछ भी ठीक नहीं है दादी। मंदिर के बाहर जहाँ मैं गेंदे के फूल और फूल के मालाएं बेचा करती थी, वहाँ एक और औरत आ गई है और आधे दाम में ये सब बेच रही है, इसलिए लोग अब उसके पास जाने लगे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं कितने सालों से वहाँ फूल और फूल मालाएं बेच रही हूँ, लेकिन लोगों ने सस्ते दाम देखकर अपना रंग दिखा दिया। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं दादी कैसे ठीक होगा। धीरे धीरे करके घर में जो पैसे थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। मुझे आपकी दवाई भी लानी है, लेकिन उसके लिए भी पैसे नहीं है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन निधि जब स्कूल से वापस आती है तो उसकी दादी उसके हाथ में कुछ पैसे रख देती है। उन पैसों को देखकर निधि थोड़ी हैरान रह जाती है। दादी, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? बेटा, वो जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो है तेरी स्कूल की फीस। मैं जानती हूँ तेरी टीचर कितने दिनों से तुझे स्कूल फीस के लिए ताने दे रही है। तू कल जाकर ये फीस जमा कर देना। निधि अपनी दादी से ज्यादा सवाल नहीं करती और अगले दिन जाकर अपनी फीस जमा करा देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। निधि धीरे धीरे नोटिस करती है कि उसकी दादी की तबीयत काफी खराब होती जा रही है और फिर एक दिन जब वो खाना बना रही होती है तभी उसकी दादी बेहोश हो जाती है। दादी, दादी आंखें खोलो। दादी, आपको क्या हो गया? दादी प्लीज उठो ना। निधि अपनी दादी के मुंह पर पानी के छींटे मारती है, परंतु कोई असर नहीं होता। इसलिए वो कुछ लोगों की सहायता से अपनी दादी को गांव के एक अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर निधि की दादी की जांच करते हैं और फिर कुछ देर बाद एक डॉक्टर निधि के पास आती है और कहती है, उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या हो गया डॉक्टर? कुछ तो बताइए। दादी ऐसे बेहोश क्यों हो गई? कुछ सीरियस है क्या? इनके लंग्स में सूजन है और बहुत ज्यादा कमजोरी है। इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिस वजह से इनकी ये हालत हो गई है। अब जल्द से जल्द इन्हें लंग्स ट्रांसप्लांट की जरूरत है और अगर कुछ दिनों में लंग्स ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो तुम्हारी दादी शायद ना बच पाए। डॉक्टर की बात सुनकर निधि बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर कहती है, डॉक्टर, दादी के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? बेटा, कम से कम 4 से 5 लाख तो लग ही जाएंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर निधि पूरी तरीके से हैरान रह जाती है, परंतु वो अपनी दादी को बचाना चाहती थी, इसलिए वो गांव में लोगों से मदद मांगना शुरू कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी दादी उसके स्कूल जाने के बाद एक बोझा उठाने की फैक्ट्री में काम करने लग गई थी, इसलिए उसकी ये हालत हो गई थी। ये सुनकर निधि को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। मुझे दादी पर ध्यान देना चाहिए था। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता, पर मुझे किसी न किसी तरह पैसे इकट्ठे करने ही होंगे।
निधि पूरा दिन इधर उधर भटकती रहती है, परंतु ना तो उसे कोई काम देता है और ना ही कोई उसे पैसे उधार देता है। निधि काफी ज्यादा उदास हो जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत खाने के लिए सबसे भीख मांग रही है, परंतु कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद निधि के पास आती है और कहती है, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। निधि को उस बूढ़ी औरत में अपनी दादी दिखाई देती है, इसलिए वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालती है और उस बूढ़ी औरत के हाथ में देते हुए कहती है, दादी, मेरे पास खाना तो नहीं है, पर हाँ, ये थोड़े से पैसे हैं, इससे आप खाना खरीद लीजिएगा और हो सके तो मेरी दादी के लिए दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाएं। बेटा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं और लगभग सभी लोग पैसे वाले हैं, लेकिन किसी ने मेरी मदद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, परंतु तुम जो इतनी मुसीबत से घिरी हुई हो, तुमने मेरी मदद करने की सोची। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो और इसी नेक दिल की वजह से मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। निधि उस बूढ़ी औरत के पीछे चल देती है। वो बूढ़ी औरत निधि को एक जंगल में ले जाती है और फिर एक गुफा के पास आकर रुकती है। वो बूढ़ी औरत उस गुफा में जाती है और अंदर से एक बहुत ही सुंदर गेंदे के फूल का गाउन लेकर बाहर आती है और उस गाउन को निधि के हाथ में देते हुए कहती है, बेटा, असल में मैं एक बूढ़ी जादूगरनी हूँ। मुझे एक श्राप मिला है कि मैं कभी अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आज मेरी ये हालत है और इसलिए मैं एक ऐसे सच्चे, अच्छे और ईमानदार इंसान को ढूंढ रही थी जो मेरी सहायता कर सके, और वो तुम हो। कृपया करके मेरी मदद करो। इस जादुई गेंदे के फूल की फ्रॉक को पहन लो और इसे पहनकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस श्राप से आजाद हो जाऊं। उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए निधि वैसा ही करती है जैसा वो बूढ़ी औरत कहती है, और निधि के ऐसा करते ही वो बूढ़ी औरत सच में एक जादूगरनी में बदल जाती है। इसके बाद वो जादूगरनी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद निधि, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम ये जादुई गेंदे के फूल का गाउन अपने पास रख सकती हो। ये गाउन जादुई है, इसलिए तुम इस गाउन से जो इच्छा करोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा और तुम इस गाउन की मदद से अपनी दादी को भी बचा सकती हो। उस जादूगरनी की बात सुनकर निधि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस गाउन को पहनकर अपनी दादी के पास चली जाती है और अपनी दादी के सर पर हाथ रखकर उस गाउन से कहती है, हे जादुई गाउन, कृपया करके मेरी दादी को बिल्कुल ठीक कर दो। निधि के ऐसा कहती ही निधि की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसे देखकर निधि बहुत खुश होती है। फिर उस जादुई गेंदे के फूल के गाउन की मदद से निधि एक अच्छा सा घर मांगती है और कुछ पैसे भी मांगती है। उन पैसों से निधि गेंदे के फूलों की खेती शुरू करती है और फिर उन गेंदे के फूलों को अलग अलग और बड़े बड़े शहरों में बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका व्यापार काफी बड़ा हो जाता है और वो अपनी दादी के साथ एक सुखमय जीवन जीने लग जाती है। साथ ही साथ रह रहे अपने जैसे और भी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लग जाती है और एक हंसी खुशी जीवन जीने लग जाती है। रागिनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका रंग बहुत ही सांवला था और उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे। रागिनी का ऐसा बदसूरत चेहरा देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। रागिनी मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम किया करती थी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से कोई भी उससे फूल नहीं खरीदा करता था। फूल ले लीजिए मैडम। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? हे भगवान, सुबह सुबह मैंने किसका चेहरा देख लिया। आज का पूरा दिन ही खराब जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ। चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर रागिनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसके पड़ोस में फूल बेचने वाली सोनम उसे चिढ़ाने लगती है। देख रागिनी, मैंने तुझे पहले ही मना किया है,
यहाँ तुझसे फूल कोई नहीं खरीदेगा। अरे अपनी शक्ल तो देख, कितनी काली और बदसूरत है तू। लोग मंदिर में अपने मन को खुश करने के लिए आते हैं। अब तू ही बता, अगर तू अपनी बदसूरत सी शक्ल लेकर उनके सामने जाएगी तो ऐसा ही होगा ना। सोनम, अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या मैं तुम जैसी नहीं? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? देख बहन, तू हम जैसी तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम जैसी होती तो शायद तेरी ये हालत ना हुई होती। तू काली के साथ साथ मनहूस भी है। सब कहते हैं तुम अपने माँ बाबा को भी खा गई। अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है, कहीं जाकर भीख मांगना चालू कर दे। शायद तुझ काली माई पे तरस खाकर लोग तेरी मदद कर दे। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगी, पर किसी से भीख मांगकर हराम का नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर रागिनी वहाँ से रोते रोते चली जाती है। रागिनी रोते रोते घर जा ही रही थी कि उसे 2 मेकअप किट गिरा हुआ मिला। रागिनी उस मेकअप किट को उठा ली और इधर उधर देखने लगी। अरे ये मेकअप किट तो बहुत अच्छा है, पर इस सुनसान रास्ते पर ये किसका हो सकता है? रागिनी काफी देर तक मेकअप किट के मालिक का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। रागिनी ये सोचकर वो मेकअप किट अपने घर ले जाती है कि कल जिसका भी ये मेकअप किट होगा उसे वो दे देगी। रागिनी दोनों मेकअप किट को घर में रख देती है और सोने चली जाती है। तभी पहले मेकअप किट में से आवाज आती है, रागिनी, रागिनी। कौन है? कौन आवाज दे रहा है मुझे? मैं हूँ रागिनी। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने चेहरे पर लगा कर देखो और देखो मेरा जादू। माफ करना मेकअप किट, मुझे मेकअप से ज्यादा रोटी की जरूरत है। आज 2 दिन हो गए और मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भोली रागिनी, एक बार मुझे अपने चेहरे पर लगाओ और फिर जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो। और वो जो दूसरा मेकअप किट है थोड़ा गुस्सैल है, इसे गलती से भी अपने चेहरे पर मत लगाना, वरना ये तुम्हें और भी बदसूरत बना देगी। ठीक है जादुई मेकअप किट, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी और दूसरे मेकअप किट को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इतना बोलकर रागिनी अच्छे वाले मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही रागिनी एक बहुत सुंदर लड़की में बदल जाती है। वो अपने आप को आईने में देखती है और बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। काश मेरे पास खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती। रागिनी के इतना कहते ही उसका कमरा खाने पीने की तरह तरह की चीजों से भर जाता है। अरे वाह, यहाँ तो इतना सारा खाने पीने का सामान आ गया। काश मेरा छोटा सा घर भी और बड़ा हो जाता। और इतना कहते ही रागिनी का घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। रागिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। अपने साथ साथ वे और भी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती थी। जिसको जिस भी चीज की जरूरत होती थी, रागिनी उसे वो चीज जादुई मेकअप किट की मदद से दे देती थी। अब तो सब रागिनी की बहुत तारीफ करते थे और सब रागिनी को बहुत मानते थे। जब ये बात सोनम को पता चलती है, सोनम गुस्से में लाल हो जाती है। कल तक तो काली बंदरिया के पास खाने को भी पैसे नहीं थे, फिर अचानक इतनी अमीर और सुंदर कैसे हो गई? और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो ये लोगों की मदद करती फिरती है? मुझे पता करना होगा। सोनम रागिनी का पीछा करने लगती है। घर जाकर रागिनी उस जादुई मेकअप किट को लगाकर खूब सारे पैसे मांग रही होती है। तभी छुपकर सोनम उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई मेकअप किट की वजह से हो रहा है। एक दिन जब रागिनी घर पर नहीं होती है, तो सोनम चुपके से उसके घर में जाकर वो मेकअप किट चुरा लेती है। लेकिन वो रागिनी का दूसरा वाला मेकअप किट चुराती है जो गुस्सैल था, जिससे कुछ भी मांगने पर उसका उल्टा मिलता था। लेकिन सोनम को ये बात नहीं पता होती है और वो उस मेकअप किट को अपने घर लाकर बहुत खुश होती है। अब तो बस कुछ ही देर की बात है, फिर तो मैं उस मनहूस रागिनी से भी खूबसूरत हो जाऊंगी। सोनम खुशी खुशी उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगा लेती है और मेकअप लगाने के बाद बोलती है, हे जादुई मेकअप किट, मुझे उस रागिनी से भी ज्यादा सुंदर बना दो और मुझे इतना पैसा दो कि दुनिया में कोई भी मेरी बराबरी ना कर पाए और सब लोग मेरी ही प्रशंसा करें।
सोनम के इतना बोलते ही सोनम को सबका उल्टा मिलता है। वो अब बहुत बदसूरत हो जाती है और उसका घर झोपड़ी में बदल जाता है और जो भी उसके पास पहले से होता है वो सब खत्म हो जाता है और वो भिखारी बन जाती है। वो रोते रोते गांव वालों से मदद मांगने जाती है, लेकिन गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं करते और सब उसकी बुराई कर उसे वहां से डांट कर भगा देते हैं। ये सब देखकर सोनम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो रोते रोते रागिनी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रागिनी, मेरी बहन, मेरी मदद कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। बहन, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी और ना ही किसी का मजाक बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं इस गरीबी और बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। रागिनी सोनम को माफ कर देती है और पहले जादुई मेकअप किट से बोलकर सोनम को पहले जैसा सुंदर बना देती है। जादुई 3 सिंड्रेला। मोतीपुर नामक गांव में विशाखा अपनी सौतेली माँ रूपा और सौतेली बहन राशि के साथ रहती थी। रूपा और राशि विशाखा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों माँ बेटी विशाखा से नौकरानी जैसा काम करवाते थे। सुन विशाखा, मोहन के घर से 30 लीटर दूध का ऑर्डर आया है, तो जल्दी से जा और उसके घर पर 30 लीटर दूध देकर आ और पैसे लेकर आ जा। विशाखा दूध से भरे बर्तन वहाँ से लेकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद विशाखा मोहन के घर के सामने पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके बॉल जाकर विशाखा के मुंह पर लग जाता है, जिसकी वजह से विशाखा गिर जाती है और साथ ही साथ सारा दूध भी गिर जाता है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। अरे नालायक लड़की, ये क्या किया तूने? सारा दूध गिरा दिया। अंकल, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बच्चे बॉल से खेल रहे थे और उनकी बॉल मुझे लगी, जिसकी वजह से मैं गिर गई और सारा दूध भी गिर गया। अच्छा, तो अब तू अपनी गलती बच्चों पर थोप रही है। चल निकल जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से मोहन विशाखा को डांट कर वहाँ से भगा देता है। घर पहुंचकर ही रूपा विशाखा से दूध के पैसे मांगने लगती है। अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में विशाखा रूपा को बता देती है। आज तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रूपा विशाखा को पीटने लगती है। इसमें मेरी क्या गलती है माँ? आप मुझे क्यों पीट रही हो? तभी वहाँ राशि आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज उसकी इतनी पिटाई करो जो इसके बाद ये दोबारा गलती करने की हिम्मत ना करे। ये लो डंडा, इसके इस मोटे डंडे से पिटाई करो माँ। उसके बाद राशि रूपा को एक डंडा पकड़ा देती है और रूपा उससे विशाखा की पिटाई करने लगती है। विशाखा की पिटाई करके रूपा उसे बाथरूम में बंद कर देती है। विशाखा बाथरूम के अंदर बैठे बैठे बहुत रोती है। इस तरह दोनों माँ बेटी छोटी छोटी बातों पर विशाखा को सजा दे देती थी। एक दिन रूपा विशाखा को बाजार भेजती है। बाजार जाते हुए रास्ते में विशाखा का एक केले के छिलके पर पैर पड़ता है, जिसकी वजह से विशाखा बहुत जोर से गिरती है और उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। जैसे तैसे लंगड़ाते हुए विशाखा घर पहुंचती है। धीरे धीरे विशाखा के पैर की चोट और गहरी होते जाती है। एक दिन रूपा के पड़ोस में रहने वाली एक औरत आती है और रूपा से कहती है, रूपा बहन, तुम जल्दी से विशाखा का इलाज करवाओ, वरना यह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगी। अपाहिज? अरे, तुझे विशाखा से इतनी हमदर्दी हो रही है तो तू ये पैसे खर्च करके इसका इलाज करवा दे। रूपा की इस तरह की बातें सुनकर वो औरत चुपचाप गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। माँ, ये विशाखा हमारे किसी काम की नहीं है। अगर अब हमने इसे घर में रखा तो ये मुफ्त में खाना खाएगी बस, इसलिए इसे घर से निकाल देते हैं। हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है। इस बोझ को घर में रखने से अच्छा इसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। दोनों माँ बेटी जबरदस्ती विशाखा को घर से बाहर निकाल देते हैं। विशाखा दुखी होकर लंगड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर तक चलने के बाद विशाखा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ समय तक बैठने के बाद विशाखा को एक जादूगरनी मिलती है। विशाखा की हालत देखकर जादूगरनी को उस पर बहुत तरस आता है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? विशाखा अपने साथ हुई सारी घटना जादूगरनी को बता देती है। उसकी बातें सुनकर जादूगरनी कहती है, सच में उन दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बना दूंगी।
इतना कहकर जादूगरनी विशाखा के कपड़ों में से एक टुकड़ा फाड़ लेती है और साथ ही कैंची से उसके थोड़े से बाल भी काट लेती है। जादूगरनी को ऐसे देखकर विशाखा घबरा जाती है और कहती है, अरे अरे, ये क्या कर रही हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। जादूगरनी विशाखा के बाल और कपड़ों से 3 छोटी छोटी गुड़िया बनाती है। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो तीनों गुड़िया सिंड्रेला के रूप में बदल जाती है। विशाखा, ये 3 जादुई सिंड्रेला है। आज से ये तीनों तुम्हारी मदद करेंगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। तभी पहली सिंड्रेला विशाखा से कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनाती हूँ। पहली सिंड्रेला अपने जादू से वहाँ एक बड़ा सा घर प्रकट कर देती है। उसके बाद दूसरी सिंड्रेला कहती है, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़ों का इंतजाम कर देती हूँ। इतना कहते ही दूसरी सिंड्रेला अपने हाथ से आसमान में फूल फेंकती है। उसके इतना करते ही वहाँ बहुत सारे कपड़े आसमान से गिरने लगते हैं। उसके बाद तीसरी सिंड्रेला अपने जादू से सोने के सिक्कों से भरी पोटली प्रकट कर देते हैं। इस पोटली के सोने के सिक्के कभी खत्म नहीं होंगे, इसे तुम अपने पास रखो। ये सब देखकर विशाखा बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद विशाखा के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक औरत रूपा और राशि को विशाखा के बारे में सब बता देती है। उस औरत की बात सुनकर दोनों माँ बेटी तुरंत विशाखा के घर के तरफ जाने लगते हैं। उस वक्त विशाखा गरीबों में सोने के सिक्के बांट रही होती है। अरे माँ, इस भिखारन के पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए, जो अब ये गरीबों में सोने के सिक्के बांट रही है? चलो, इसे अभी के अभी सारे सोने के सिक्के छीन लेते हैं। रूपा विशाखा के हाथ से सोने के सिक्के की पोटली छीन लेती है। अब से हम दोनों भी इसी घर में रहेंगे और तो नौकरानी की तरह सारा काम करेगी, समझी? लेकिन तभी वहाँ तीनों जादुई सिंड्रेला प्रकट हो जाती है। उन तीनों को देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है। तीनों सिंड्रेला दोनों माँ बेटी को पेड़ से लटका देती हैं। अरे, ये सब क्या है? हमें छोड़, हमें नीचे उतार। पहली सिंड्रेला वहाँ झाड़ू प्रकट कर देती है और जादुई झाड़ू दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगती है। दोनों माँ बेटी रोने लगती है और विशाखा से माफी मांगने लगती है। दोनों माँ बेटी को रोते हुए देखकर विशाखा को उन पर तरस आ जाता है और विशाखा उन्हें माफ कर देती है। दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह सब ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से विशाखा की जिंदगी में फिर से कोई परेशानी नहीं आती और विशाखा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।